9 अगस्त 2022 के एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस में मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आई होप यू आर डूइंग गुड माय डियर फ्रेंड्स। आज हमारे टेबल पर है 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एबॉर्शन के बारे में बात करेंगे, इंडिया वर्सेस चाइना, मेक इट मीनिंगफुल, ये जो संघीय ढांचा है उसके साथ जुड़ा हुआ है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। देन कोविड की एक इफेक्ट, लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। और नंबर 5 जो है जियो पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ है, इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान, व्हाट ईस्ट कैन टीच वेस्ट, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं एबॉर्शन के बारे में। राइट, एक प्रेग्नेंट महिला दिल्ली हाई कोर्ट के पास जाती है। अब ये जो प्रेग्नेंट महिला है ये अनमैरिड है और 24 हफ्ते हो चुके हैं उसकी प्रेगनेंसी के। और ये हाई कोर्ट के पास क्यों गई? दिल्ली हाई कोर्ट के पास इसलिए गई क्योंकि वो अपनी प्रेगनेंसी को एबॉर्ट करना चाहती है, ये अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाहती है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इस महिला की जो अपील है उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर ये महिला सुप्रीम कोर्ट के पास गई। लकीली सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रोग्रेसिव तरीके से ये एबॉर्शन का जो लॉ है उसको देखने की कोशिश की और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने यही इशारा किया है, यही एक स्टैंड लिया है कि जब प्रेग्नेंट महिला की बात आती है और उसके साथ जुड़े हुए इश्यू की बात आती है तो वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट, हमें ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए कि वो महिला जो है वो मैरिड है या फिर अनमैरिड है। दोस्तों लॉ ये कहता है कि 20 हफ्तों तक की अगर प्रेगनेंसी है ना, तो चाहे महिला मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, दोनों के पास, दोनों कैटेगरीज की महिलाओं के पास इक्वल राइट रहता है एबॉर्शन का 20 वीक्स तक। लेकिन जब इश्यू जो है, जब मैटर जो है ये 20 से 24 वीक्स की जब बात आती है, राइट, तब अनमैरिड महिला जो है, पे अटेंशन हियर, जब 20 से 24 वीक्स की बात आती है और एबॉर्शन की बात आती है, इतने हफ्तों की प्रेगनेंसी हो चुकी है, तो फिर अनमैरिड महिलाओं को बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। मैरिड महिला जो है उसके लिए थोड़ी बहुत छूट छाट दी गई है। नाउ बेसिकली सरकार ने जो लॉ बनाया है तो इसमें 7 एक्सट्रीमली वल्नरेबल कैटेगरीज रखी है कि कौन सी ऐसी 7 सिचुएशंस हैं जहां पर एक महिला जो है वो अपनी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर सकती हैं। और यहाँ पर जब महिला की बात आती है तब सरकार ने जो लॉ बनाया है वो अनमैरिड महिलाओं के पक्ष में नहीं है, वो सिर्फ मैरिड महिलाओं के पक्ष में है। तो व्हाट वी नीड टू डू, देखिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस 3 पॉइंट्स। नंबर 1, जितनी भी एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं वो सारी की सारी मदर्स जो हैं या फिर मदर्स टू बी जो हैं ये वल्नरेबल रहती हैं फ्रॉम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू। डॉक्टर्स जो हैं वो कहते हैं कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो शी इज़ वल्नरेबल। बहुत सारे, इट्स नॉट दैट ईजी, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हो सकती है। नंबर 2, लेजिस्लेचर मेंशंस द वर्ड पार्टनर नॉट हस्बैंड। अब जो लॉ है उसमें भी शब्द जो है वो पार्टनर का इस्तेमाल किया है, हस्बैंड का नहीं। तो फिर अनमैरिड महिला के साथ भेदभाव क्यों है? नंबर 3, द मेंटल एंग्विश suffered by a married woman who finds herself facing an unplanned pregnancy due to the failure of the contraceptive device or in case of widowhood or divorce among the 7 conditions on the list is equally applicable to an unwed woman finding herself without the support of her partner. Just imagine कि एक मैरिड महिला है, अब उन्होंने प्लान नहीं किया था और कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जो हैं ये फेल हो गया और अनवांटेड अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हो गई, राइट। फिर प्रेग्नेंट हुई और विडो हो गई, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई या फिर डिवोर्स हो गया, सेपरेशन हो गया। तो ये जो 7 कंडीशंस हैं तो ये मैरिड महिलाओं को कवर करती है। लेकिन यही चीज़ एक अनवेड, एक अनमैरिड महिला के साथ भी हो सकती है, राइट। और लेट्स से कि अगर जो पार्टनर हैं तो पार्टनर ने फिर प्रेगनेंसी के बाद फॉर वट एवर रीज़न झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया और सपोर्ट करने से मना कर दिया, तो फिर ये अनवेड महिला जो है वो क्या करेगी? यू नो वेरी वेल कि समाज जो है वो थोड़ी छोड़ेगा इस महिला को। इसके बारे में कितनी सारी बातचीत होगी, कोई इसको रेंट पर घर भी नहीं देगा और कितनी सारी प्रोस्टिट्यूट हैं, इस प्रकार के भी इल्ज़ाम जो है वो लगाएंगे, लोग जो हैं वो बातें करेंगे। तो दिल्ली हाई कोर्ट का जो सजेशन आया है, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या सजेस्ट किया कि महिला जो हैं ये बच्चे को जन्म दे दे और उसके बाद ये बच्चे को फिर एडॉप्शन के लिए दे दे किसी को,
तो इस प्रकार का स्टैंड मीन्स दिस इज एक बहुत ही, जो कहते हैं ना, पेट्रियार्कल ओवरटोन यहाँ पर नज़र आता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब की जो बेंच है, उसने कहा कि हाउ डू वी ब्रिंग देम इन इज लाउडेबल एज इट एम्स टू सीक ए वे अराउंड दिस आर्बिट्ररी एंड अनफेयर क्लोज इन द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 एंड रिलेटेड रूल्स ऑफ 2003। ये जो 1971 और 2003 का जो लॉ है, तो इसमें जो अनमेरिड महिलाओं के लिए चीज़ें क्लैरिफाइड नहीं की गई हैं, तो DY चंद्रचूड़ साहब की बेंच ने यह कहा कि कैसे हम अनमेरिड महिलाओं को भी जो मैरिड महिलाओं को लाभ मिलते हैं वो दे सकते हैं। तो एपेक्स कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो एक स्टैंड लिया है, ये काफ़ी ब्रॉड माइंडेड स्टैंड है। और विमेंस ऑटोनॉमी के जो रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं, और एक माँ जो होती है या फिर एक वुड बी मदर जो एक प्रेग्नेंट लेडी जो है, तो उस वो सोचेगी कि शी वांट्स टू कैरी ऑन और शी वांट्स टू अबॉर्ट, राइट। ये उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का अधिकार है जो हमें एज अ सिस्टम कभी भी उनसे नहीं छीनना चाहिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं इंडिया चाइना के बारे में। अभी क्या हुआ LAC पर, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो हम चाइना के साथ शेयर करते हैं, तो यहाँ पर चाइना ने एयर स्पेस वायोलेशन किया। चाइना ने क्या किया, अपने ड्रोन्स और फाइटर जेट्स यहाँ पर उड़ाए, और भारत और चाइना के बीच में जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, तो इनका भी उल्लंघन किया, और भारत ने स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन लिया। भारत ने सिर्फ ऐसा नहीं कि कठोर निंदा की हो, सिर्फ बातें नहीं की, हमारे भी फाइटर जेट्स जो हैं वो भी शॉर्टीज़ के लिए गए, वो भी हमने स्क्रैम्बल किए। स्क्रैम्बल यानी कि हमारे फाइटर जेट्स भी हवा में उड़ने लगे, और फिर चाइना को भी पता चल गया कि अगर वो इस प्रकार का बिहेवियर करेंगे तो इंडियन एयरफोर्स जो हैं वो पूरी तरीके से तैयार है। और भारत ने अपने जो ऐसे स्ट्रेटेजिकली जो भी एक इम्पोर्टेंट एयरक्राफ्ट्स होते हैं, तो ये सारे एयरक्राफ्ट्स भी हमने बॉर्डर के आसपास रख दिए हैं कि जब भी ज़रूर पड़े तो चाइना को हम मुंह तोड़ जवाब दे सकें। अब चाइना जो बिहेवियर यहाँ पर कर रहा है, उससे एक बात तो क्लियर है कि चाइना जो है ये LAC पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो टेंशन्स हैं, इनको बंद करना या फिर टेंशन्स जो हैं इनको कूल ऑफ करने में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं है। चाइना क्या चाहता है, चाइना ये जो इंसिडेंट LAC जो है उससे पॉलिटिकल एडवांटेज भी कमाना चाहता है। अब LAC जो है, ये जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, आई थिंक करंट अफेयर्स के लेक्चर में मैंने आपको बताया था। बाय द वे डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू कि 3 सीरीज़ आती हैं। एक एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस जो अभी आप देख रहे हैं, नंबर 2 इज़ डेली करंट अफेयर्स, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम डिस्कस करते हैं। नंबर 3 इज़ फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस, जिसमें बिजनेस, इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल वर्ल्ड के साथ जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, ये फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी, फाइनेंस एंड बिजनेस। तो आई थिंक डेली करंट अफेयर्स में ही हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि चाइना जो है, मीन्स बेसिकली यहाँ पर LAC जो हैं, तो ये अभी भी ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट ए बॉर्डर, अभी भी इसको लेकर क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो ऐसा रूल, ऐसा एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच में हुआ कि LAC के 10 किलोमीटर के आसपास आप नो फ्लाई जोन मेंटेन करते हैं, तो आप अपने ड्रोन्स, एयरक्राफ्ट, ये फाइटर जेट्स, ये सारी चीज़ें आप LAC के आसपास नहीं उड़ाते हैं, राइट। लेकिन चाइना ने इसका उल्लंघन किया, और एयर एक्टिविटी चाइना ने अभी ईस्ट लद्दाख में थोड़ी इंक्रीज़ की है। भारत ने भी, जैसे मैंने आपको बताया, फाइटर जेट्स तो हैं ही। इसी के साथ साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सर्वेलेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया, एंड दिस इंडिकेट्स कि भारत की आर्मी, भारत की मिलिट्री जो हैं, ये 100% तैयार हैं, बिकॉज वी आर यूजिंग दिस सॉर्ट ऑफ इस लेवल की चीज़ें हम यहाँ पर यूज़ करने लगे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सर्वेलेंस सिस्टम। तो वी नो कि हम भी जानते हैं, भारत की जो मिलिट्री है वो जानती है कि चाइना के साथ ये जो एंगेजमेंट स्टार्ट हुई है 2020 से, तो इट्स गोइंग टू बी ए लॉन्ग टर्म अफेयर, राइट। आने वाले कुछ सालों तक ये चीज़ ऐसी ही रहेगी, अप एंड डाउन ऐसा होता रहेगा। और जैसे मैंने आपको अभी बताया कि चाइना जो है इससे पॉलिटिकल एडवांटेज लेना चाहता है। क्यों पता है? क्योंकि शी जिनपिंग जो हैं, उन्होंने
बहुत सारी चीज़ें उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो फेल रही हैं चाइना में, लेकिन वो अपने देश के लोगों को एक इल्यूजन, एक भ्रम पैदा करना चाहते हैं कि ही इज़ द बेस्ट लीडर चाइना कैन हैव एंड थिंग्स लाइक दैट, तो वो क्या करेंगे, अभी आपकी जेब में तो पैसे नहीं आ पाए, आपकी सेविंग तो उतनी ज़्यादा नहीं हुई है, आपको जो डेवलपमेंट की और ये सारी चीज़ों की प्रॉमिस की थी वो तो नहीं हो पाया, तो शी जिनपिंग या फिर आप कह सकते हैं पीएलए जो हैं वो क्या कर रहा है कि वो इंडिया के ऊपर इस प्रकार की हरकतें करते करते और इंडिया को ऐसे दुश्मन देश बताते हुए फिर वहाँ के नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स जो हैं उसको जीतने की कोशिश कर रहा है कि देखिए भारत जैसा दुश्मन देश जो हैं, जो अमेरिका का पपेट है, अमेरिका जो कहता है वो भारत कहता है, इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो चाइना में चलती हैं। ऐसी बातें वहाँ की खबरों में, जो ग्लोबल टाइम्स या ऐसा कुछ है, उनका नाम मैं अभी भूल गया, लेकिन चाइना का ऑफिशियल ऐसा, जैसे हमारा दूरदर्शन है वैसे, तो सारी अच्छी अच्छी बातें शी जिनपिंग के बारे में, और हमारे दूरदर्शन तो बहुत ही क्लीन है, राइट, रीजनेबली क्लीन है, लेकिन ये ग्लोबल टाइम्स जो हैं ये तो शी जिनपिंग के बारे में और पीएलए के बारे में बड़ी बड़ी बातें और अफवाहें, मीन्स बहुत ही, आप कभी पढ़िएगा उनके आर्टिकल्स और वो सारी चीज़ें, यू विल फाइंड, यू मीन्स हमें तो कॉमेडी ही लगते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी बातें उसमें लिखी जाती हैं, राइट। एनीवे, तो वो ये प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि अमेरिका जो हमारा दुश्मन देश है, जो चाइना में हमें परेशान किया जा रहा है, ताइवान में हमें परेशान किया जा रहा है, फिर इस तरफ अगर देखें तो भारत जो है, भारत ने हमारा अरुणाचल प्रदेश जो है वो अपने कब्ज़े में ले लिया, इस प्रकार की कहानियाँ वहाँ पर फैलाई गई हैं। और फिर जब चाइना अपने फाइटर जेट्स और ये सारी चीज़ें उड़ाता है तो फिर ये हवा क्रिएट की जाती कि देखिए ये चीज़ सिर्फ शी जिनपिंग साहब की लीडरशिप के तहत ही हो सकती है, थिंग्स लाइक दैट, तो फिर लोग जो हैं वो ऐसे सेंटिमेंट्स में आकर फिर वो भूल जाएंगे कि ब्रेड बटर के इश्यू चल रहे हैं, डेवलपमेंट के इश्यू हैं, ये सारी चीज़ें उनको ध्यान में, मीन्स थोड़ा परसेप्शन जो है वो चेंज करने की यहाँ पर कोशिश है। ए सॉफ्ट डीकपलिंग फ्रॉम चाइनीज़ इकोनॉमी, ये एक रास्ता है कि हम धीरे धीरे करके चाइना की इकोनॉमी से अपना जो डिपेंडेंस है, हमारा जो एक निर्भरता है चाइना पर, वो ख़त्म हो जाए, उसको धीरे धीरे करके ख़त्म करें। और ये एक लॉन्ग टर्म प्लान हमें आज से ही बनाना है। इनफैक्ट सरकार ने इसको बनाना स्टार्ट भी कर दिया। इसी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, खास करके बॉर्डर और उसके आसपास का जो एरिया है, यहाँ पर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ज़रूरत है। चाइना ने क्या किया है कि एलएसी के पास ट्रेन की पटरियाँ भी बिछा दी हैं कि बड़ी क्वांटिटी में अगर सामान ट्रांसपोर्ट करना है एलएसी के पास तो वो पॉसिबल है। हमारे यहाँ पर अभी भी वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। अभी भी डेवलपमेंट में, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में चाइना से काफ़ी पीछे है व्हेन इट कम्स टू एलएसी, और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड की भी हमें ज़रूरत है। इसी के साथ साथ एसेंडेंसी एज ए मैन्युफैक्चरिंग हब, कि देखिए चाइना को तो बहुत सारे देश जो हैं चाइना से डीकपल करना चाहते हैं, तो अगर भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाता है, और इसके लिए भारत को बहुत सारे ग्रास रूट लेवल पर चेंजेस करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल ये जो एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसमें हम बहुत पीछे हैं, दैट इज़ एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे ग्रास रूट रियल चेंजेस कि अभी सजेशन दिया था कि भारत को क्या करना चाहिए, भारत को मीन्स इंडिया को क्या करना चाहिए कि हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, तो उनको जो क्लियरेंस देने हैं तो वो सिंगल विंडो क्लियरेंस, सारी की सारी परमिशन सिंगल विंडो क्लियरेंस के तहत आ जानी चाहिए, सारी की सारी परमिशंस, राइट। अगर आप घर बना रहे हैं कहीं पर, परमिशन चाहिए तो उसी प्लेटफॉर्म पर आपको परमिशन मिल जाए। तो इतने बड़े बड़े चेंजेस जो हैं वो हमें करने पड़ेंगे, छोटे बड़े सारे चेंजेस, तब जाकर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आएगा, तब जाकर ये मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का जो रास्ता है उस पर हम थोड़ी अच्छी स्पीड से चलने लगेंगे। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। ये सारी चीज़ों को जानने के लिए डू चेक आउट फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस, तब जाकर आपको और ज़्यादा गहराई से ये सारी चीज़ें पता चलेगी। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर देखिए, 7 अगस्त 2020 की है, 7th मीटिंग ऑफ द गवर्निंग काउंसिल, और इसके बारे में हमने कल करंट अफेयर्स में भी बातचीत की थी। यू कैन सी हियर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैं, कुछ यूनियन मिनिस्टर्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं, और उसके बाद आप देखिए चीफ मिनिस्टर्स ऑफ वेरियस डिफरेंट, यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर्स हैं और चीफ मिनिस्टर्स ऑफ वेरियस डिफरेंट स्टेट्स, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, राइट।
अब ये जो 7th मीटिंग है गवर्निंग काउंसिल की, कोविड के बाद ये पहली मीटिंग हुई और यूनियन मिनिस्टर्स जो हैं तो ये स्पेशल इनवाइटीज़ थे, वरना जब हम गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग की बात करते हैं तो इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, राइट, ही इज़ द चेयर। उसके बाद जितने भी हमारे राज्य हैं उनके चीफ मिनिस्टर्स, जो यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर, तो अंडमान निकोबार एंड बेग पार्डन, नॉट अंडमान निकोबार, नो नो नो, दिल्ली और पुडुचेरी, ये दो ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जिनमें लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। तो ये दोनों यूनियन टेरिटरीज के चीफ मिनिस्टर्स और बाकी के जो यूनियन टेरिटरीज हैं तो उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, इसके साथ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, नीति आयोग वाइस चेयरमैन, नीति आयोग फुल टाइम मेंबर्स, ये सारे के सारे लोग जो हैं वो इस गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग का पार्ट हैं। उसमें बड़ी बड़ी जो चीज़ों के बारे में, जो मेन टॉपिक्स, जो हॉट टॉपिक्स हैं, तो एक है एग्रीकल्चर के। एग्रीकल्चर में हमें सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भरता, खास करके ऑयल सीड्स, पल्सेस, ये सारी चीज़ों के बारे में बातचीत हुई। फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और अर्बन गवर्नेंस के बारे में बातचीत हुई। तो ये चीज़ें तो मैंने कल भी आपको बताई थी, इज़न्ट इट? मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब जो हैं ये इस मीटिंग का पार्ट नहीं रहे। उन्होंने एक प्रकार से अपना प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा कि देखिए, उनका इल्ज़ाम यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये भेदभाव कर रही है, कुछ राज्यों को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है और कुछ राज्यों को सपोर्ट नहीं कर रही है, और सेंट्रल गवर्नमेंट हमें इक्वल पार्टनर्स के तौर पर ट्रीट नहीं कर रही है। नाउ दिस रिमाइंड्स मी ऑफ मिस्टर मोदी। जब मिस्टर मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो उस टाइम पर इसी प्रकार का इल्ज़ाम जो है वो मनमोहन सिंह साहब पर लगाते थे, उनकी सरकार पर लगाते थे। और जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, मिस्टर मोदी जब प्राइम मिनिस्टर बने 2014 में, तो उस टाइम पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी ये कहते थे कि अब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में एक नया एक लेवल हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि खुद मोदी साहब जो हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं और उन्होंने देखा है कि ऑपोजिशन के चीफ मिनिस्टर अगर आप रहते हैं तो क्या क्या इश्यूज़ आपको फेस करने पड़ते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और यही आशा थी कि मिस्टर मोदी साहब के कार्यकाल में इस प्रकार के इश्यूज हमें देखने को नहीं मिलेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि मोदी साहब ने कुछ गलत किया या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ गलत किया, बट द थिंग इज़ कि यहाँ पर एक राज्य ऐसा है जिसने इस मीटिंग में से अपने आप को अलग रखा, राइट। सेम थिंग गोज़ विद बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। नाउ रिमेंबर, नीतीश कुमार जो हैं उनकी पार्टी जो है ये बीजेपी की एक मित्र पार्टी है, और नीतीश कुमार साहब ने भी मीटिंग को अटेंड नहीं किया। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि जो नए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो उनके लिए जो एक डिनर रखा गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा, इसमें चीफ मिनिस्टर्स और इन सारे लोगों को इनवाइट किया गया था, तो इसमें भी नीतीश कुमार साहब जो हैं वो नहीं गए थे, क्योंकि उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से अब थोड़ा इश्यू होने लगा है। नाउ द थिंग इज़ कि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि इस प्रकार की जो मीटिंग है, जो मीटिंग देश के हित के लिए है, राइट, एक गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग है, इसमें कितने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बातचीत हुई, तो इसमें जो पॉलिटिक्स हैं उसको साइड में रखने की ज़रूरत है, राइट। ये पेटी पॉलिटिक्स की वजह से, और हर जगह पर अब पॉलिटिशियंस की ये आदत बनती जा रही है कि ब्राउनी पॉइंट्स स्कोर करना, और सबसे बड़ा जो एक रोग हमें देखने को मिल रहा है पार्टीज़ में भी हैं, पॉलिटिशियंस में भी हैं, दिस इज सेल्फ राइटियसनेस, कि मैं जो कह रहा हूँ यही सही है, मेरी जो पार्टी कर रही है वही सही है। ऐसा जो है वो हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली आज ये मीन्स यहाँ पर किसी भी पार्टी के बारे में बात नहीं हो रही है। रिमेंबर, मैं एक बिग पिक्चर के बारे में बता रहा हूँ कि हमारे देश का पॉलिटिक्स जो है वो किस दिशा में जा रहा है। पहले क्या था कि पॉलिटिकल एडवर्सरीज जो हैं उनको पॉलिटिकल एडवर्सरीज के तौर पर देखा जाता था, वो भी नेता ही थे, उनको भी नेता के तौर पर ही देखा जाता था, कि कांग्रेस और बीजेपी के या फिर जो भी XYZ अलग अलग पार्टीज हैं। लेकिन आज क्या है कि अगर आप मेरी पार्टी में नहीं हैं तो आप मेरे दुश्मन हैं। नाउ दिस इज अ वेरी टॉक्सिक वे ऑफ सीइंग थिंग्स, कि इफ़ यू आर मीन्स डेमोक्रेसी में तो होगी ही ना कि एक से ज़्यादा पार्टी होगी तभी तो डेमोक्रेसी, वरना तो फिर हिटलर शाही जैसा ही होगा। तो अलग अलग पार्टीज़ हैं तो अलग अलग विचारधारा होगी, तो विचारधारा होगी तो इट्स लाइक पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। और यूनिटी एंड डाइवर्सिटी तो है ही हमारे देश की जो मेन एक कहें हमारा फ्लेवर ही यही है कि हर जगह पर आपको अलग अलग चीज़ें, एंड देन एज वेल वी आर इंडियंस, इजंट इट।
लेकिन आप सोचिए कि सोच कितनी गिर गई है कि अगर आप मेरी पार्टी में नहीं हैं, मेरी जैसी आपकी विचारधारा नहीं है, तो आप मेरे दुश्मन हैं ना। दिस इज़ अ वेरी टॉक्सिक वेब। नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल है, ये एक ऐसा फोरम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो हैं वो अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर उनको कोई इश्यू है तो वो यहाँ पर बता सकते थे। वो कह सकते थे कि देखिए हमें अपॉर्चुनिटी दीजिए, हमें हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, आप मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प एट ऑल। तो वी नीड टू थिंक अबाउट इट, राइट। ये जो सेल्फ राइटियसनेस जो आजकल बहुत इसका ट्रेंड जो है वो हर जगह पर हमें देखने को मिल रहा है, तो ये हमारे देश के फेडरल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म संघीय ढांचे के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। और लेट्स होप कि आने वाली मीटिंग्स को जो अलग अलग चीफ मिनिस्टर्स हैं वो सीरियसली लेंगे, इसके इम्पोर्टेंस को समझेंगे और इसको अटेंड करेंगे। लेट्स होप। दोस्तों अब बात करते हैं कोविड-19 के बारे में ना। आई एम श्योर यू नो सो मेनी थिंग्स अबाउट कोविड-19, तो आई एम नॉट गोइंग टू बोर यू विथ ऑल स्टफ, राइट। बट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आज के इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में मुझे पढ़ने को मिली कि जस्ट इमेजिन कि कैसा होगा कि जब आप स्मेल नहीं कर पा रहे। मुझे कोविड नहीं हुआ है और बहुत सारे लोगों को हुआ था, तो दे यूज्ड टू टेल मी, मीन्स आपने भी सुना होगा कि स्मेल और टेस्ट जो है वो चला जाता है। तो कैसा फील होता होगा, मीन्स इट्स वेरी वियर्ड इजंट इट। मीन्स सोचते हैं तो भी लगता है कि ये कैसा होगा। और बाय द वे लॉस ऑफ स्मेल जो है उसका नाम है एनोस्मिया, राइट, एनोस्मिया। तो एनोस्मिया यानी कि लॉस ऑफ स्मेल। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोविड के बाद ये एनोस्मिया हो गया है, और हाल ही में बीएमजे ने अपनी रिसर्च पब्लिश की है और कहा है कि 5% जितने एडल्ट जिनको कोविड-19 हुआ था तो उनके अंदर सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट जो हैं वो कुछ समय के लिए चला गया। लगभग 6-7 महीनों के लिए वो सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट जो है उनका चला गया। तो कुछ 15 मिलियन लोग ऐसे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट 1.5 करोड़, 1 करोड़ 50 लाख से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी सेंस ऑफ स्मेल चली गई है, और लगभग 1 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा लोग हैं जिनकी सेंस ऑफ टेस्ट जो है वो चला गया है। और सेंस ऑफ टेस्ट जो है इसको कहते हैं एजूसिया। एजूसिया का मतलब है इनएबिलिटी टू टेस्ट, कि आपका जो टेस्ट बर्ड्स जो है वो काम नहीं कर रहे हैं। तो ये जो एनोस्मिया और एजूसिया जो है ये दोनों चीज़ें मेंटली डिवास्टेटिंग हैं। आपके कितने सारे प्रॉब्लम्स हो गए। जस्ट इमेजिन गैस लीक हो गया तो आपको पता नहीं चलेगा कि गैस लीक हुआ है। जस्ट इमेजिन अगर कोई खाने पीने की चीज़ है तो अगर वो ख़राब हो गई है तो यू नो वी कैन, जब हम खाते हैं और ऐसी कोई भी चीज़, मीन्स कुछ दिनों पहले मेरे बर्थडे की बात है, तो मेरे बर्थडे के दिन पर मेरे कुछ दोस्त हैं, तो वो मुझे ले गए अपनी, उनकी ऑफिस है, बड़ी सी ऑफिस है, बड़ा सा गार्डन है, तो वी वर सिटिंग देयर, इवनिंग की बात है, लेट इवनिंग। तो फिर वहाँ पर वो यू नो केक वेक काटी और फिर वो आइसक्रीम की जो वो आती है ना डब्बियाँ, तो वो उनके एक आदमी को कहा कि फ्रिज में से निकालिए। और जैसे ही वो आइसक्रीम, मीन्स खाना नहीं था बट ही वॉज लाइक वेरी कि भाई आप नहीं ऐसा नहीं चलेगा, खाना ही पड़ेगा सर। तो चलो ठीक है। तो जैसे ही आई वॉज अबाउट टू ईट दैट आइसक्रीम, जो एक चम्मच से मैं अपने मुंह में आइसक्रीम जाने ही वाला था, तभी उसकी स्मेल जो है वो मुझे थोड़ी अजीब सी आई और मैंने कहा कि इस आइसक्रीम में कुछ गलत है। फिर मैंने प्रॉपर्ली उसको स्मेल किया और मुझे लगा कि नहीं, इसमें से बदबू आ रही है। और फिर जो उसी टाइम पर मेरे जो दूसरे दोस्त थे उन्होंने शायद स्मेल नहीं किया होगा जल्दी आइसक्रीम, एंड देन ही टोल्ड मी कि ये इसका स्वाद जो है वो बहुत ही वियर्ड हो चुका, खट्टा हो चुका था उसका स्वाद, तो बिगड़ गया था आइसक्रीम। तो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल कि ऐसा बहुत सारे फूड के साथ ऐसा होता है कि हमारी सेंस ऑफ स्मेल जो है उससे पता चल जाता है, और अगर वो उससे पता ना चले तो सेंस ऑफ टेस्ट से तो पता चल ही जाता है कि फूड जो है वो बिगड़ चुका है। तो जस्ट इमेजिन ऐसे लोगों के साथ क्या होता होगा कि उनकी ये चीज़ जो है वो चली गई। तो व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड मोर मेडिकल नॉलेज ऑन दिस थिंग। इस पर और ज़्यादा रिसर्च होनी चाहिए। ये दो शब्द जो हैं इसको आप याद रख लीजिएगा, एनोस्मिया एंड एजूसिया, राइट। आई होप थिंग्स आर क्लियर।
दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है 3 देशों के फ्लैग। ऑफ कोर्स इंडिया, उसके बाद ये वाला जो है दिस इज बांग्लादेश एंड आई एम श्योर यू नो दिस वन इज पाकिस्तान। तीनों की एक हिस्ट्री है, इज़न्ट इट? ये आज 3 देश हैं, एक वक्त था जब ये एक ही देश था, लेकिन वी नो कि अब पार्टीशन हुआ और एक तरफ बन गया वेस्ट पाकिस्तान, एक तरफ बन गया ईस्ट पाकिस्तान, और ये ईस्ट पाकिस्तान जो है ये फिर बाद में 1971 में बन गया बांग्लादेश, और बीच में हमारा देश भारत है। अब भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर्स की बात करें, दोनों देशों के बीच में रिलेशनशिप की बात करें, तो क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ने को मिलती हैं? क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, कश्मीर को लेकर कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, मिलिटराइजेशन, कनेक्टिविटी बहुत ही पुअर हैं, ट्रेड रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं हैं, इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस या ऐसी कोई फॉर्मल चीज़ें नहीं चल रही हैं, तो रिलेशनशिप काफ़ी ख़राब है। और पिछले 75 ईयर्स को अगर हम देखें, क्योंकि अभी हम सारे के सारे ये दोनों देश अगर बड़े लेवल पर बात करें तो भारत और पाकिस्तान 75th एनिवर्सरी अपने इंडिपेंडेंस का सेलिब्रेट करेंगे, और बांग्लादेश तो चलो एक नया देश बना 1971 के बाद, लेकिन हिस्ट्री तो उनकी भी सेम ही है कि 75th एनिवर्सरी जो है ये हम सब के लिए सोचने की एक बात है कि ये जो रीजियन है, ये 3 देश जो हैं, यू कैन से कि ये 3 ब्रदर्स जो हैं, उनको एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप जो है वो कैसे मेंटेन करने चाहिए, ये हमें सोचना चाहिए, और आने वाले कुछ सालों के अंदर हम किस दिशा में जाएंगे ये भी हमें सोचना चाहिए। रही बात भारत और बांग्लादेश की, तो यहाँ पर ज़्यादातर हमें गुड न्यूज़ ही पढ़ने को मिलते हैं, काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप हो गए, राइट, और जो पुरानी पार्टीशन को लेकर जो कड़वी बातें थी वो सारी चीज़ों को पीछे रखकर आज दोनों देश जो हैं वो म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप में हैं। एंड इफ यू कैन डू इट इन द ईस्ट, अगर हम ये चीज़ ईस्ट में कर सकते हैं, यानी कि बांग्लादेश के साथ कर सकते हैं, अगर आप देखेंगे पार्टीशन की बातें, अगर हिस्ट्री उसकी थोड़ी डीप में पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स इश्यूज थे यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी अगर भारत और बांग्लादेश के बीच में अच्छे रिलेशनशिप हो सकते हैं तो फिर भारत और पाकिस्तान के बीच में भी अच्छे रिलेशनशिप हो सकते हैं। और मैं बार बार यही एग्जांपल देता हूँ, वर्ल्ड वॉर 2 का ही एग्जांपल देता हूँ कि अगर जर्मनी एक तरफ और दूसरी तरफ आप पकड़ लीजिए फ्रांस और यूके, ये वर्ल्ड वॉर में टीम थी, राइट, जर्मनी वर्सेस फ्रांस एंड यूके, मैं यूरोप की ही बात कर रहा हूँ। तो अगर ये इतने बड़े दुश्मन जो हैं वो आज आराम से एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, तो भारत और पाकिस्तान तो इतने कोई ख़ास बड़े दुश्मन भी नहीं है जितने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर ये सारे देश थे। तो पूरी पॉसिबिलिटी है आने वाले 25 सालों के अंदर, लेट्स होप के 2047 तक ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डियर फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये 2047 जो है इसको याद रखिएगा। आने वाले समय में मैं आपको एक ऐसे का टॉपिक देने वाला हूँ, तो इट्स गोइंग टू बी अबाउट 2047, राइट। तो आज से अगर आप 2022 से गिने, देन वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट 25 ईयर्स में हमारा देश जो है वो कैसा होना चाहिए, ये ऐसे आपको लिखना है। आप चाहे तो, ये टॉपिक मैंने दे दिया, आप चाहे तो अभी से ही लिख सकते हैं। आई वॉज गोइंग टू गिव इट टू यू ऑन संडे, और ये ऐसे जो है ना, ये आपको मुझे नहीं दिखाना है, ये ऐसे आपको खुद अपने पास ही रखना है। इट्स गोइंग टू बी लाइक ए लाइव डॉक्यूमेंट। जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आप ग्रो करते जाएंगे, ये ऐसे भी ग्रो होता जाएगा। कुछ कहेंगे कि 2047 तक हमारे देश में हर एक जगह पर टॉयलेट्स होंगे। कुछ ऐसा भी पॉइंट हो सकता है कि हर जगह पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी, कोई कहेगा कि हर जगह पर पीने लायक पानी होगा, हर व्यक्ति के लिए जॉब होगी, राइट, कोई भी बेरोज़गार नहीं होगा, या फिर बेरोज़गारी जो है वो बहुत ही कम होगी, मेडिकल फैसिलिटीज़ टॉप लेवल की फ्री होगी। तो ये सारे पॉइंट्स, इसी के साथ आप ये भी कह सकते हैं ना कि भारत और पाकिस्तान बेस्ट बडीज़ बन जाए। जैसे भारत और बांग्लादेश के रिलेशनशिप हैं, वैसे ही रिलेशनशिप भारत और पाकिस्तान के हो जाए। तो सोचिएगा इसके बारे में। अगेन बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय दे रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको दे रहा हूँ, और
आप अगर डीपली सोचेंगे तो ये 2047 वाला जब से आप ये ऐसे लिखना स्टार्ट करेंगे, आपके दिमाग के अंदर कितनी सारी नई नई ब्रांचेस बनने लगेगी। आप कितनी सारे चीज़ों के बारे में अलग अलग एंगल से सोचने लगेंगे। आप सोचिए, जस्ट इमेजिन कीजिए। लिखिएगा ज़रूर, लिखेंगे तो ही ये सारी चीज़ें आएगी। मैंने आपको कुछ हिंट्स दे दी हैं, कुछ पॉइंट्स दे दिए हैं। ये बढ़ती ही जाएगी, इसकी शाखाएं जो हैं। एंड लाइव डॉक्यूमेंट के तौर पर रहेगा, ये लाइव रहेगा। जैसे जैसे मैंने आपको बताया, मोर नॉलेज यू विल गेट, द मोर डीपर यू विल गो। आपके आइडियाज़ जो हैं वो इसमें ऐड होते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक एस्पिरेशन होना चाहिए कि ये वेस्टर्न फ्रंटियर जो है 2047 तक ये पूरा का पूरा सॉल्व हो जाए। रही बात भारत और बांग्लादेश की, तो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने ये सोनाली अध्याय यानी कि गोल्डन चैप्टर बायलैटरल रिलेशनशिप में प्रोक्लेम किया। और दिल्ली और ढाका जो है वो बहुत सारी चीज़ों में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करता है। 2010 से इसकी शुरुआत हुई। 2009 में शेख हसीना मैडम जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने और 2010 में वो भारत की यात्रा पर आए। उस टाइम पर मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी। तो बायलैटरल प्रॉब्लम्स, बॉर्डर सेटलमेंट, रिवर वाटर शेयरिंग, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, मार्केट एक्सेस टू बांग्लादेशी गुड्स, कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ों को लेकर डिस्कशन हुई और धीरे धीरे काम जो है वो स्टार्ट होने लगा। अनफॉर्चुनेटली ये इंसिडेंट मुझे याद है कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई थी। टिस्टा रिवर वाला जो टॉपिक है वो सॉल्व होने वाला था 2011 में, और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब जो हैं वो जाने वाले थे, और वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी भी उनके साथ जाने वाले थे। लेकिन एंड मौके पर ममता बनर्जी नहीं गए, और फिर हमारे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर को बहुत ही एक इट वाज लाइक एम्बैरेसिंग मोमेंट फॉर हिम कि आपके चीफ मिनिस्टर आपके साथ नहीं आए और टिस्टा वाटर का प्रॉब्लम जो है वो एग्रीमेंट होने वाला था। बट एनीवे 2014 में फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की सरकार आती है, लेकिन मोदी साहब की सरकार ने भी पॉजिटिव रिलेशनशिप ही मेंटेन किए। और एक इश्यू चल रहा था, राइट, ये बांग्लादेश जो है वो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में गया था मैरीटाइम बाउंड्री को लेकर, और ये हेग की जो कोर्ट है उसने जो अपना जजमेंट दिया वो बांग्लादेश के पक्ष में था। तो भारत चाहता तो नेगोशिएशन और ये सारी चीज़ें कर सकता था, लेकिन भारत ने कहा नहीं, हम इस कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करते हैं। उसके बाद क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर कोऑपरेशन की शुरुआत हुई, और इसकी वजह से दोनों देशों के बीच में पॉलिटिकल ट्रस्ट जो है, नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट्स के बीच में ट्रस्ट जो है वो बढ़ने लगा, और बांग्लादेशी गुड्स के लिए भारत की मार्केट को ओपन किया गया। इसके साथ साथ जो नॉर्थ ईस्ट हैं, ये लैंडलॉक्ड है हमारे देश का जो नॉर्थ ईस्ट, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए वाया बांग्लादेश हम सामान पहुँचाए। तो ये सारी चीज़ों की शुरुआत हुई। तो ट्रांस बाउंड्री बस सर्विस, रेलवे लाइंस, वाटरवेज और काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर हम काम करने लगे। और बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो $16 बिलियन का व्यापार किया हमने, विच इज़ वेरी गुड, और ये बढ़ता ही जा रहा है। और आज बांग्लादेश जो है वो भारत का एक टॉप एक्सपोर्ट मार्केट है। और इकोनॉमी की बात करें तो इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। और इलेक्ट्रिसिटी भी हमसे खरीदता है। हमने एक इंटरकनेक्टेड पावर ग्रिड भी एस्टैब्लिश की है। तो करंटली 1200 मेगावाट खरीदता है, और आने वाले समय में एडिशनल 1500 मेगावाट जो है वो बांग्लादेश हमसे इलेक्ट्रिसिटी खरीदेगा। तो सो मेनी गुड थिंग्स अबाउट इंडिया बांग्लादेश, राइट। तो ऐसा भी नहीं है कि इश्यूज़ नहीं, इश्यूज़ भी बहुत सारे हैं, राइट। राइट्स ऑफ माइनॉरिटी, 50 जितनी नदियां हैं तो इनके पानी को शेयर करने की बातचीत, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट, लॉन्गेस्ट बॉर्डर है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट बॉर्डर इन द वर्ल्ड है। इसी के साथ भारत की सबसे लंबी बॉर्डर अगर किसी देश के साथ है तो दैट इज़ विथ बांग्लादेश। जिगजैग वाली बॉर्डर है तो इसलिए लेंथ काफ़ी बड़ी है। फिर इलीगल माइग्रेशन, ट्रेड, ये सारी चीज़ें होती हैं। रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म, बे ऑफ बंगाल में मैरीटाइम सिक्योरिटी को मेंटेन करना, डिफेंस कोऑपरेशन, तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, क्लाइमेट चेंज, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर दोनों देश जो हैं उसमें ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, बहुत नेगेटिव है, लेकिन फिर भी ओवरऑल रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी पॉजिटिव रखा है। तो यही चीज़ हम पाकिस्तान के साथ भी कर सकते हैं। ये लेकिन यहाँ पर क्या है कि 50% पाकिस्तान को आगे आना पड़ेगा और 50% भारत को। भारत ने कोशिश की थी, लेकिन फिर पाकिस्तान की लीडरशिप जो है उसकी सोच, वी नो इट वेरी वेल। बट ये सारी चीज़ों को साइड में रखते हुए अगर पाकिस्तान टेररिज्म को कंट्रोल कर लेता है, अगर टेररिज्म का इस्तेमाल नहीं करता है, तो पूरे चांसेस हैं
कि भारत और पाकिस्तान के बीच में भी इंडिया बांग्लादेश जैसे रिलेशनशिप जो है वो डेवलप हो सकते हैं और ये पूरे रीजन के लिए, सार्क के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू डियर फ्रेंड्स। एक इजी प्रश्न है, पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद आप पढ़ लीजिएगा इस प्रश्न को। और आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स। आई विल सी यू सून विद सम मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।